नमस्कार, मेरा नाम है नील दृष्टि। इसके एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से किसने लिखा है? विनय कोरा साहब ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर में। और ये संपादकीय किस विषय पर आया है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को एक बार फिर से देखना चाहिए, उनका पुनर्विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ये बात क्यों हो रही है, इस बात को हम जानते हैं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया और उसके बाद ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया, उसके बाद पश्चिम के देशों ने और अमेरिका ने तमाम तरह की पाबंदियां रूस पर लगाई, आर्थिक पाबंदियां लगाई, सामरिक पाबंदियां लगाई। उसके बाद से दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है, वैश्विक समीकरण है, वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उसको लेकर ये संपादकीय है। बहुत क्लियर कुछ बात नहीं कह रहा है, इसलिए हम इसको ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कई उन प्रश्नों का जवाब देता है जो अक्सर उठाए जाते हैं कि भाई रूस या तत्कालीन सोवियत संघ एक समय भारत का अभिन्न मित्र था, फ्रेंड फॉर ऑल सीजन, सभी मौसमों का साथी है रूस भारत का, तो ऐसे में भारत का कुछ दायित्व बनता है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। जब कही जाती हैं तो लोग जो तमाम तर्क उनके सामने आ रहे होते हैं, उनके ऊपर इन बातों को हावी रखने देते हैं या होने देते हैं। क्या उन बातों को हावी होने देना चाहिए? इन सब बातों का भी विश्लेषण इस संपादकीय में है। क्यों कहा जाता है कि रूस भारत का मित्र है या था, इस तरह की बातों का भी जिक्र है। भविष्य की राह क्या होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा की है विनय कोरा साहब ने। शुरुआत कैसे होती है कि रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन को बहुत हद तक बदला है, बहुत हद तक नए तरीके से शेप किया है, और इसका असर भारतीय फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति पर भी होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय विदेश नीति के सामने इस युद्ध के चलते खड़ा हुआ है, वो ये कि भारत इन महाशक्तियों के साथ कैसे अपने संबंधों को बैलेंस करेगा, या किस प्रकार के संबंधों को चुनेगा एक नए ग्लोबल ऑर्डर में। सब जानते हैं कि भारत का एक प्रो रशियन पॉपुलर सेंटिमेंट रहा है। पॉपुलर सेंटिमेंट यानी देश की जनता का भी एक प्रकार से विश्वास रहा है कि रूस जो है अधिक विश्वसनीय साथी है अमेरिका के मुकाबले। अब इस विश्वास के अपने ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन जब विश्वास बन जाता है और विश्वास से भावनाएं जुड़ जाती हैं तो लोग ऐतिहासिक कारणों को भूलने लगते हैं। हमारा दायित्व है इस संपादकीय एनालिसिस में कि हम उन कारणों को भी वापस याद दिलाने की कोशिश करें। तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है भारतीयों में मॉस्को के सपोर्ट के लिए। क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत के समर्थन में रूस हमेशा खड़ा रहा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर सोवियत रूस के 90-91 में पतन तक के दौर को कहा जाता है, जब दुनिया की दो महाशक्तियां, तत्कालीन सोवियत रूस और अमेरिका, एक दूसरे से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक प्रकार के अप्रत्यक्ष युद्ध को लड़ रहे थे, एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में थे। उस दौरान अमेरिका का जो साथी था दक्षिण एशिया में, वो साथी था पाकिस्तान। तो ऐसे में भारत के लिए भी एक नेचुरल चॉइस सोवियत रूस था, रूस के लिए भी नेचुरल चॉइस भारत था कि दक्षिण एशिया में अगर रूस को अपने कदम सुदृढ़ रखने हैं या पूरे दक्षिण एशिया को अमेरिका के चंगुल में आने से बचाना है, तो उसको भारत से अपने संबंध बेहतर रखने थे। तो क्योंकि भारतीयों को याद है कि पाकिस्तान जब जब कश्मीर के मसले पर पश्चिमी देशों में जाकर प्रोपेगेंडा किया करता था और उसको पश्चिमी देशों की बाकायदा शह भी मिला करती थी, तब तत्कालीन सोवियत रूस भारत के समर्थन में खड़ा रहता था। तो ये वो शीत युद्ध की पारिस्थितिकी थी जिसने इस पॉपुलर ओपिनियन को जन्म दिया। ये पॉपुलर ओपिनियन कई बातों को भूल भी जाता है। मसलन कि जब चीन ने भारत पे हमला किया, तब सोवियत रूस को लगा कि ये वो पॉलिटिक्स का दौर नहीं है जिसमें हमें भारत के समर्थन की आवश्यकता है। तो उस समय सोवियत रूस से भारत को कोई विशेष सहायता नहीं मिली, लेकिन उसको एक एक्सेप्शन की तरह माना जाता है। अधिकतर ऐसे मौकों पर सोवियत रूस ने भारत का साथ दिया था। क्यों दिया था, इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम आते हैं आज की स्थिति पर। यूक्रेन माना जाता है कि नेटो के नजदीक जा रहा था। सब जानते हैं नेटो यानी कि कई यूरोपीय ताकतों और अमेरिका के साझा रूप से बना हुआ एक मिलिट्री अलायंस है। शीत युद्ध के समय में बना था, सोवियत रूस के साथ था वॉर्सो पैक्ट, और उसी के तर्ज पर अमेरिका का था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों एक प्रकार के मिलिट्री अलायंसेस थे। अब वॉर्सो पैक्ट तो खत्म हो गया, सोवियत रूस के पतन के साथ वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, लेकिन जो अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था मिलिट्री अलायंस नेटो, वो फैलता रहा। अब कई लोग मानते हैं कि भाई रूस को इस बात से समस्या तो थी, और वाजिब समस्या थी, कि नेटो
जो कि उसके दुश्मन देश का, एक प्रकार से दुश्मन देश का मिलिट्री अलायंस है, वो उसके बॉर्डर तक पहुंचे, ये समस्या वाजिब है। लेकिन वो लोग भी इस बात को तो शंका की नजर से देखते ही हैं कि क्या इस युद्ध के लिए रूस एक सोवरेन देश पर सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बनाते हुए एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला कर सकता है, और क्या उस हमले को जायज ठहराया जा सकता है। इस बात पर कई लोग संशय में आ जाते हैं, कई लोग विरोध भी करते हैं। भारत ने अभी तक मॉस्को के इस हमले का, रूस के इस हमले का यूक्रेन के ऊपर सीधा विरोध तो नहीं किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जब भी इस प्रकार के अलग अलग बॉडीज में वोटिंग हुई, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, तो भारत उससे एब्सेंट रहा। इस तरह की मीटिंग्स में या तो आप पक्ष में वोट दे सकते हैं कि हम रूस की मुखालफत करते हैं, खिलाफत करते हैं, या आप उसके विरोध में वोट दे सकते हैं कि नहीं नहीं, रूस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन भारत ने एक तीसरी चीज चुनी है, ज्यादा न्यूट्रल स्टैंड चुना है, कि भारत एब्सेंट रहा। भारत ने कहा कि हम इस पे अपना मत रखने से बच रहे हैं, जिसको वेस्ट के लोगों ने, वेस्ट के देशों ने कहा कि ये भारत ठीक नहीं कर रहा है, सही का साथ नहीं दे रहा है, जबकि रूस ने कहा कि वो भारत के स्वतंत्र और बैलेंस्ड ओपिनियन का सम्मान करता है। भारत ने एब्सेंट होकर जो दर्शाया है अपना स्वतंत्र ओपिनियन। तो ऐसे में भारत को कभी भी पश्चिम के इस रवैये की, जिसमें वो तारीफ करता है या बुराई करता है, उसकी अधिक चिंता रही नहीं है। भारत अपने स्वतंत्र निर्णय विदेश नीति के मामले में लेता रहा है, लेकिन भारत के सामने भी ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि इस समय रूस का एंगल जो है वो भारत के स्वतंत्र निर्णय लेने की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को जो है वो कमजोर कर रहा है या रिस्ट्रेन कर रहा है, बांध के रख रहा है। तो कैसे? क्योंकि पुतिन के इस हमले ने, यूक्रेन के हमले में भारत के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो चुनौतियां जल्द ही समाप्त नहीं होने वाली हैं। रूस के खिलाफ दुनिया भर के सैंक्शंस लग चुके हैं, रूस के कई इंपोर्ट्स पर बैन लग चुका है। नई दिल्ली जो है, भारत जो है, इस बात से चिंतित है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी सप्लाईज पर, ऊर्जा के सप्लाईज पर, हम जानते हैं रूस एक बहुत बड़ा तेल और गैस का उत्पादक देश भी है, निर्यातक देश भी है। तो गैस सप्लाईज पर, एनर्जी सप्लाईज पर, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, और दुनिया की आर्थिक हालात जो पहले से ही कोरोना के चलते खराब हैं, वो और कितने खराब हो जाएंगे। इसके अलावा रूस की जो सेना है उसकी अपनी जो छवि है इस युद्ध में थोड़ी खराब हुई है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा देश यूक्रेन इतने हफ्तों तक रूस की शक्तिशाली सेना का सामना कर लेगा। रूस की सेना ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है इस युद्ध में, ऐसा सब मान रहे हैं, और ये यूक्रेन जैसे कंपैरेटिवली कमजोर देश के लिए एक नैतिक विजय अपने आप में मानी जा रही है। इसके अलावा पुतिन साहब की जो खुद की क्रेडिबिलिटी है, खुद की जो स्ट्रॉन्ग मैन की छवि उन्होंने वर्षों में कल्टीवेट की थी, उस पर भी एक प्रकार से दाग लगता दिख रहा है, क्योंकि उनके जो विरोधी राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, जो कि इससे पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, उसके बाद वो राजनीति में आए, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आज रूस से लोहा ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पुतिन की जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि थी वो कमजोर हुई है। अब इसमें भारत के समय जो मुख्य चुनौती आती है, सामरिक चुनौती, वो क्या आती है कि चीन जो है इस मामले में जीतता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे चीन तो युद्ध में है ही नहीं, जीतता कैसे दिख रहा है? दरअसल पुतिन को ये नहीं पता कि यूक्रेन जीतकर उनको क्या पाना है, लेकिन उनको ये पता है कि यूक्रेन से ये युद्ध मोड़ लेकर उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचा ली है। रूबल जो उनकी करेंसी है उसमें लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में रूस की आर्थिक हालत जितनी बिगड़ेगी, ये स्पष्ट होता जाएगा कि रूस अपनी आर्थिक हालत को संभालने के लिए, क्योंकि पश्चिम के देश और अमेरिका उसके खिलाफ हैं, तो रूस चीन की तरफ अधिक से अधिक झुकता जाएगा। इसके अलावा भारत के लिए चुनौती क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो भारतीय प्रशांत क्षेत्र है वहां पर चीन अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और चीन का एक इनिशिएटिव भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें कई देश, भारत के पड़ोसी देश, इंक्लूडिंग भारत के पड़ोसी देश उसके मेंबर हैं। तो भारत को ऐसा लगता है कि इस एशिया प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक में रूस अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, और ऐसे में भारत चाहेगा कि अमेरिका जो है उसका ध्यान रूस पर रहे, क्योंकि अमेरिका को भी ये चिंता है कि चीन जो है वो अपना प्रभुत्व दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ा रहा है, खास तौर पे इंडो पैसिफिक में, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स जो हैं वो इंडो पैसिफिक
क्षेत्र से गुजरा करते हैं। तो भारत चाहता है कि अमेरिका चीन से चुनौती ले या चीन की चुनौती से निपटने पर ध्यान दे, इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। लेकिन अब ये भी बात तय है कि क्योंकि रूस ने युद्ध घोषणा कर ही दी है और युद्ध नेटो के देशों के बॉर्डर के बहुत नजदीक हो रहा है, तो अमेरिका इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, रूस को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका का ध्यान बटेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो शीत युद्ध का अंत है, उसके बाद से ही भारतीय इस बारे में जिक्र करते रहे हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बरकरार रखे, क्योंकि जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो माना गया कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो दो महाशक्तियां थी, उनमें से अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर नहीं थे, रूस से, सोवियत संघ से थे। सोवियत संघ का पतन हो गया, दुनिया यूनिपोलर हो गई, एक ध्रुवीय हो गई। तो भारत के सामने ये चिंता तो थी कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी संप्रभुता इस मामले में, विदेश नीति के मामले में कैसे बनाए रखेगा। कई लोगों को लगता था कि जैसे हमने शीत युद्ध के समय नॉन अलाइनमेंट का झंडा बुलंद करके रखा था, उसी प्रकार से हम बुलंद करके रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, 21वीं शताब्दी जो है वो मल्टी अलाइनमेंट का दौर है, आपको दुनिया की कई शक्तियों से, हर शक्ति विश्व शक्ति नहीं होती लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति तो होती है, आप जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से और उभरते हुए देश जैसे ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, चीन से, इन सब से अपने संबंध बेहतर करके चलिए, तो आप एक ध्रुवीय विश्व में भी आप इंडिपेंडेंट तरीके से सरवाइव कर लेंगे। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ती है, संपादकीय कहता है कि जो रियलिटी है, जो सच है, उसके कई पहलू होते हैं। अब इस केस में इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सच के अलग अलग पहलुओं से को देख रहे होते हैं। तो भारत के जो अलग अलग तरह के राष्ट्रवादी हैं, भारत में अलग अलग तरह के राष्ट्रवादी हैं, ये बात हमको मान लेनी चाहिए। तो अलग अलग जो तरह के राष्ट्रवादी हैं वो ये इस बात को याद करते हैं कि शीत युद्ध के दौर में किस किस देश ने किस किस समय पर भारत की किस प्रकार से सहायता की थी। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू के न्यूट्रल रहने के अप्रोच की बहुत तारीफ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत रूस जो था वो पश्चिम की हेजेमनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा भारत का अलाई था, बहुत बड़ा मित्र था। जब सोवियत रूस का पतन हो गया तो भारत ने शुरुआत में रूस और चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। ये कोशिशें कई रूप लेने लगी, कई संस्थाएं भी ऐसे बनने लगी, विशेष तौर पे तब जबकि कई दूसरे देश जैसे कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी इस मुहिम में शामिल हो गए कि भाई दुनिया को एक ध्रुवीय नहीं रहना चाहिए, दुनिया के कई देश आपस में जुड़ने चाहिए। जब हम नाम ले रहे हैं ब्राजील, रूस, भारत, साउथ अफ्रीका, तो आप समझ ही जाएंगे कि बात हो रही है ब्रिक्स की। ब्रिक्स जिसका गठन ही इसलिए हुआ कि दुनिया के कई उभरते हुए देश और रूस एक साथ मिलकर एक ध्रुवीय विश्व के संकल्पना को चैलेंज करेंगे। लेकिन फिर यह भी स्पष्ट होने लगा कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसमें कई कांटे हैं और चीन इस बात को लेकर बहुत सीरियस नहीं है कि उन कांटों को सुलझाया जाए, उनको दबाया जाए, बल्कि वो और नए कांटे और नए विश्व वृक्ष बो रहा है। तो भारत ने फिर उसके बाद अमेरिका से अपने संबंध सुधारने पर ध्यान दिया। भारत के अमेरिका के साथ संबंध सुधरे भी बहुत हैं, लेकिन भारत की चिंता का एक बड़ा कारण ये है कि भारत रूस पर बहुत अधिक निर्भर है आज भी अपने हथियारों के लिए। हमने कई दूसरे देशों से भी हथियार लेने शुरू किए, हथियारों के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर भी एक बड़ा फीसद, बड़ी परसेंटेज आज भी भारतीय हथियारों की रूसी है। और क्योंकि उनकी ओरिजिन रूसी है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए हम रूस पर आज भी निर्भर हैं। इस सब के बीच रूस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते चला गया और नॉस्टैल्जिया जो है, अतीत की जो यादें हैं, उनको आज के यथार्थ पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये इस संपादकीय का एक प्रमुख बिंदु है, क्या कि अतीत की यादों को आज के यथार्थ पर हावी नहीं होने देना है। पुतिन जो है वो आज भी पश्चिम को तमाम तरह के ग्रीवांसेस के लिए जिम्मेदार मानते हैं, अपनी तमाम तरह की समस्याओं के लिए, रूस की समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दुनिया के कई बड़े शासक और कई बड़े नेता ऐसा ही मानते हैं कि उनके लिए आसान होता है कि किसी दूसरे देश को, किसी दूसरी सभ्यता को वो अपने देश का दुश्मन बना दें और अपनी नीतियों से फिर वो हाथ धो लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश की समस्याओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, अमुक व्यक्ति या अमुक साहब या अमुक देश जिम्मेदार है। पुतिन साहब के साथ भी यही समस्या है। अब नई दिल्ली की जो समस्या है वो महज ये नहीं है कि पुतिन साहब इस बात में उलझे हुए हैं, उसकी समस्या इस बात से भी है कि रूस अपने को लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वो है क्या। रूस खुद को अगर एक इंडस्ट्रियल पावर समझता है तो दुनिया जानती है कि वो इंडस्ट्रियल पावर अब रहा नहीं है। एक सैन्य ताकत वो है, एक न्यूक्लियर ताकत वो है,
लेकिन दुनिया जानती है कि दुनिया में कई सारी न्यूक्लियर ताकतें हैं। इसके अलावा हाल के समय में रूस ने जिस तरह से बर्ताव किया है कि वो एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसता ही जा रहा है। कभी अमेरिकी चुनावों से जुड़ी समस्या आ जाती है, रूस पे आरोप लगते हैं कि वो वहां पर चुनावों में धांधली करने में सहयोग दे रहा है अमेरिका में। उसके अलावा कभी आरोप लगते हैं कि रूस खुद के यहाँ चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा, विपक्ष नेता को मारने की कोशिश कर रहा है, या तमाम जो उसके विरोधी हैं पुतिन के, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक नया मसला आ गया रूस यूक्रेन विवाद का। तो ये तमाम साल ऐसे बीते हैं जिसमें रूस एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जाता जा रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने एक स्पष्ट चुनौती है कि रूस का साथ देना इस समय खतरे से खाली नहीं दिख रहा, क्योंकि रूस की लाइन बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब कई लोग जो ये बात कह रहे हैं कि भाई रूस ने ये पूरा युद्ध केवल इसलिए किया कि वो नाटो को अपने बॉर्डर्स के पास तक आने से रोक सके, वो लोग इस बात को भूल रहे हैं। ऐसा संपादकीय कहता है कि एक रशिया नाटो काउंसिल बना था, जिसका पूरा जोर इस बात पे था, नेटो रशिया काउंसिल का जोर, कि सारी बातें बातचीत के ढंग से सुलझाई जा सकें। संपादकीय ये कहता है कि रशिया नाटो काउंसिल रहा हो या G7 देशों में रूस को भी निमंत्रण देकर जब जोड़ा गया और G7 को G8 बना लिया गया, तो ये तमाम बातें बताती हैं कि पश्चिम जो है वो रूस को एक सम्मान देना चाहता है, उसकी ईगो का ध्यान रखता है, जो ईगो रूस को है कि वो एक समय की महाशक्ति का उत्तराधिकारी है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। हम जानते हैं 2014 में जब क्रीमिया पर हमला किया रूस ने, तो G8 से उसको निकाल दिया गया। G7 तब का G8, आज का G7 दुनिया की सबसे शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं का एक जमघट है। तो जो सच है, रूस, यूक्रेन, भारत, पश्चिम, नेटो, सच जो है वो किसी के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है, और शायद यही कारण है कि भारत ने एक बहुत न्यूट्रल स्टैंड अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया है। लेकिन फिर भी सबको ये सोचना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया दौर प्रारंभ हो चुका है रूस के इस हमले के बाद। मॉस्को जो है वो बहुत नजदीक आ चुका है चीन के भी, और रूस इसके अलावा भारत के अमेरिका से बेहतर होते संबंधों को लेकर भी बहुत क्रिटिकल है। क्वाड जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसको लेकर भी रूस मानता रहा है कि ये एक प्रकार से शीत युद्ध के दौर की राजनीति को एशिया प्रशांत क्षेत्र में या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लाने की कोशिश है अमेरिका की। तो रूस को क्वाड में भारत की सहभागिता भी बहुत पसंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत इस समय यूक्रेन का खुल के समर्थन न कर रहा है, न कर सकता है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी साहब की बात है, लोग मानते हैं कि वो पुतिन को व्यक्तिगत तौर पे पसंद करते हैं, लेकिन एक देश के तौर पर ये मोदी साहब भी जानते हैं और देश भी जानता है, और विद्वान भी ये कहते हैं कि एक देश के तौर पर निजी संबंध या निजी पसंदें बहुत अहमियत नहीं रखती हैं। अहमियत ये रखती है कि भारत के जो हित हैं वो कैसे सधते हैं, और भारत के हितों को साधने के लिए भारत के इस समय अमेरिका के साथ बेहतर संबंध होना आवश्यक है। और साथ ही बेहतर संबंध का मतलब ये नहीं है कि वैसे हो जाना जैसे कभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए हुआ करता था, नहीं, ये संबंध बराबरी के आधारित होने चाहिए। और ऐसे में भारत के लिए, दिल्ली के लिए अमेरिका और मॉस्को दोनों के साथ बेहतर संबंध रखना एक कठिन चुनौती होगी, और ये देखने वाली बात होगी कि भारत अपने इस डिप्लोमेटिक टाइट रोप को कैसे मैनेज कर पाता है, कैसे वो दोनों संबंधों को बेहतर रख पाता है। और साथ में भारत को मॉस्को के साथ तैयार रहना चाहिए कि संबंधों में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।